नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जो देश पूंजीवादी है वहां चीत्कार मची हुई है। अमेरिका में शेयर बाजार इस साल का सबसे नीचे चल रहा है। डाउ जोन्स 2.1%, 605 अंकों की गिरावट। निफ्टी भारत का 6% गिर गया है। सेंसेक्स 2% गिर गया है। थाईलैंड का सेस्ट इंडेक्स 10%, PSCI इंडेक्स 6.7%, जकार्ता इंडेक्स इंडोनेशिया का 5.7%, चीन का इंडेक्स 3.4%, यूरोप का 2.2%, जर्मनी का 1.8%, यूरोप के अंदर ही आता जर्मनी। जापान का निकेई 1.5%, कॉस्पी साउथ कोरिया का 1.9%, हांगकांग का 2.3%। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार के पीछे पूरी दुनिया में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन कारण है, एकमात्र कारण है खपत की कमी होना, यानी बाजार में माल नहीं बिकना। जो व्यक्ति जो चीज़ बना रहा है उसकी वो नहीं बिक रही है। भारत के खपत के हाल के ऊपर डिटेल्ड वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज का वीडियो शुरू करूँगा दुनिया के कुछ चुनिंदा दार्शनिकों के विचार से। और आज हम कहते थे इसको 100 साल तक कुछ नहीं हो सकता, 1000 साल तक नहीं हो सकता। आज हम जानेंगे कि कार्ल मार्क्स क्या कहकर गया था, हमारे आसपास क्या हो रहा है और दूसरे दार्शनिक क्या बोल गए थे। क्या दुनिया उसी तरफ बढ़ रही है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। कार्ल मार्क्स इस दुनिया में आए 1883 में जा चुके हैं और उन्होंने लिखा कि पूंजीवाद आखिरकार अपनी कब्र खुद खोदेगा। किस आधार पर उन्होंने लिखा था पता नहीं, लेकिन आज ये चीज़ सही साबित होती दिख रही है। मार्क्स ने कहा कि पूंजी का, देखिए ये वीडियो आज का जो है ये थोड़ा सा एकेडमिक वीडियो है। इसमें हम आज के हालात को, पूरी दुनिया में जो परिवर्तन अपेक्षित थे उनकी दिशा में हो रहे कि नहीं ये समझेंगे। थोड़ा गंभीर वीडियो है, थोड़े से संयम की ज़रूरत होगी। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इस तरह की गंभीर सामग्रियां पसंद करते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हमारा भविष्य क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, छोटे से वीडियो के ज़रिए। मार्क्स ने एक कैपिटल एक्यूमुलेशन की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा कि पूंजी का संकेंद्रीकरण होगा, पूंजी कुछ ही हाथों में जाती चली जाएगी। पूंजी मतलब कैपिटल, वो पैसा जिसको लगा के कारोबार शुरू होता है, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी पूंजी कुछ हाथों में जाना कि ये हो जाएगा प्रोलेटरेट, यानी जो मजदूर वर्ग है उसको अमीरों के खिलाफ क्रांति करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आम लोगों के पास हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उनकी किताब 1867 में दास कैपिटल पब्लिश हुई और उसमें उन्होंने बताया कि जो बुर्जुआ है, पूंजीपति वर्ग, वो अपने लाभ के लिए मजदूरों को एक्सप्लॉइट करता है और जिससे वह कम खर्च करते हैं, और जब वो कम खर्च करते हैं तो धीरे धीरे आर्थिक संकट आ जाता है। 1867 वो लिख के गया कि बूम और बस साइकिल आएगा, यानी पूंजीवाद में बूम और मंदी के साइकिल जल्दी जल्दी आने लगते हैं जैसे जैसे पूंजी का सकेंद्रीकरण होने लगता है। दूसरे फिलॉसफर की तरफ जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि आज मार्क्स की बात कहाँ तक सही हो रही है। आज के घटनाक्रम पे जाएंगे उससे पहले समझिए कि दुनिया में 1% आबादी के पास 99% से ज़्यादा संपत्ति जा चुकी है, यानी जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन हो रहा है। जो 1867 में मार्क्स लिख गया था कि ऐसा होगा, वो 2025 आते आते हो चुका है। 99% लोगों के पास संपत्ति आ चुकी है। 2008 की मंदी हो या दोबारा अब अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, एक के बाद एक मंदी की बात होती है, और बबल की बात भी हम करेंगे।
और ये सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। सैलरी बढ़ नहीं रही है, नौकरियां घट रही हैं और इससे बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। अमेज़न, टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनियों के मालिक अरबों डॉलर कमा रहे हैं और लाखों कर्मचारियों की छटनी भी एक उसी दौरान चल रही है। मार्क्स का कहना है कि अगर सरकारें इसको नहीं रोकती हैं तो अंततः पूरी की पूरी व्यवस्था नष्ट होगी। इसको हम डिटेल से समझेंगे। जॉन मेनॉर्ड कीन्स दूसरे हैं जिसमें ये बताया कि खपत ही उनकी थ्योरी थी। 1946 में उनका निधन हुआ, 1883 में जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि खपत ही है जो पूंजीवाद को बचा सकती है और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होगा, यानी सरकार को मंदी के समय सीधे निवेश करके अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, उनके अनुसार लोग खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियां उत्पादन नहीं करेंगी, जिससे नौकरियां खर्च हो जाएंगी। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, महामंदी हुई थी, उसके बाद सरकारों से कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए। मैं कई बार जिक्र करता हूँ इसका, पुल बनाइए, सड़क बनाइए और उसमें मज़दूरों को काम दीजिए, मशीनों से मत बनवाइए। और इसके उन्हीं नीतियों में अमेरिका ने न्यू डील करके एक योजना लागू की और उससे उनकी अर्थव्यवस्था सुधरी। यानी अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सुधारा ही इस तरीके से कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता के हाथ में दें, जिनकी बात हम यहाँ इस चैनल पे रोज़ आपके साथ करते हैं। और यही हुआ कि अब चीन, अभी ताज़ा खबर है कि चीन अपने यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाने के लिए चीन की सरकार करीब 3.56 लाख करोड़ की सब्सिडी देना प्लान कर रही है। और ये कीनियंस मॉडल का ही उदाहरण है कि अगर ऐसा करेंगे तो खपत बढ़ेगी। अमेरिका ने 2008 और 2020 की $1 ट्रिलियन स्टिमुलस सरकारी मदद जारी की थी। 2020 का तो अभी वाला ही है मामला, कोरोना वाला, ताकि बाजार संभल सके। आप थॉमस पिकेटी पे आ जाएं। अभी वो जीवित हैं, 1971 से के बाद में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ये कहा कि धन का जो असमान वितरण है वो पूंजीवाद को मार डालेगा। याद करिए, जो मार्क्स ने बोला ये सब उसी के आसपास बोल रहे हैं, सबसे पहले वही हुआ। और उसने ये बोला कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदेगा। और ये बता रहे हैं कि पूंजीवाद कैसे कब्र खोद सकता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को क्या करना चाहिए और सिस्टम को क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, थॉमस पिकेटी ने। और उन्होंने कहा कि कैसे अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, अगर सरकार इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी, पूंजी कुछ ही हाथों में रहेगी, तो इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। डेविड हार्वे ने भी ऐसी ही बातें कही हैं और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसी बातें, फिलोसफर्स ने ऐसी बातें कही हैं जो अर्थशास्त्र के जानकार लोग थे। क्या अब हम इस नतीजे पर पहुंचे, मार्क्स ने जिस व्यवस्था की बात की थी कि दुनिया में क्रांति आ जाएगी, तो दुनिया क्रांति के नज़दीक पहुंची है तो कितने नज़दीक पहुंची है, उसके लिए हमको आज की दुनिया के हालात को समझना पड़ेगा। सरकारें किस तरह से पैसे को अमीर की तरफ धकेल रही हैं, इसके कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। भारत में पिछले 10 साल में जो पर्सनल टैक्स है वो 4 गुना बढ़ गया। इनकम टैक्स मतलब जो हम और आप जो व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है, और कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 2 गुना बढ़ा है। यानी जो कंपनियां पैसे कमा रही हैं उस पे तो दुगना ही टैक्स, और जो व्यक्ति कमा रहे हैं यानी सैलरीड एम्प्लॉय हैं या जो भी लोग हैं उनके ऊपर 4 गुना टैक्स। अब ये लगातार लोग कंपनियों से ज़्यादा जनता टैक्स दे रही है, तो क्या हो रहा है, पैसे का क्या हो रहा है कि कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। पैसा मुनाफे की में बदल रहा है और वो पैसा कुछ लोगों की दौलत बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका में भी ये हुआ, वहाँ पर उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स घटाया है, ये वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और इससे नौकरियों से वहाँ लोगों को निकाला जा रहा है, वेतन वृद्धि हो नहीं रही है। जो लोग वहाँ नौकरी करने वाले थे उनको देश से भी निकाला जा रहा है और लोग बुरे हाल में। अच्छा, दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं, जो पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट है, वो अब लोगों को रोजगार देने पे पैसा खर्च नहीं कर रहा है, वो शेयर बाईबैक कर रहा है।
और अगर अपनी कंपनी के शेयर बाईबैक नहीं कर रहा है तो दूसरी कंपनी के कर रहा है। अभी इंडसइंड बैंक का जो मामला आया, उसमें जो पैसा डूबा, एक साथ झटके से जब शेयर बाजार में उसका शेयर गिरा तो 6,000 करोड़ रुपए, तो बड़ी संख्या में लोगों का जो पैसा डूबा वहाँ पे, वो जनता का तो डूबा ही, क्योंकि शेयर जो म्यूचुअल फंड थे उनका काफ़ी पैसा डूबा, बैंकों का भी पैसा डूबा। दूसरे बैंक इस बैंक का शेयर खरीद रहे थे, ये दूसरे बैंक का खरीद रहा था। यानी ये लोग एक दूसरे के शेयर खरीदते हैं, उनका दाम ऊपर ले जाते हैं, उसी से कमाई कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है हमको काम करने की, क्या ज़रूरत है हमको फैक्ट्री चलाने की, पैसे से पैसा कमाओ। और इससे क्या हो रहा है कि गरीब और मिडिल क्लास, उसका वेतन तो बढ़ नहीं रहा है, उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार ने 4 गुना कर ली अपनी कमाई इनकम टैक्स से और रोजगार बढ़े नहीं हैं, तो इसका मतलब आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ा है, तभी तो इतनी बड़ी है कमाई। इन सब चीज़ों को देखें तो ये वेल्थ कंसंट्रेशन के सबूत है, और इसके कारण ही खपत कम हो रही है कि भैया आदमी का खून पीस लो, सरकार भी उनसे पैसा छीन ले, सब कर ले, तो आदमी के पास बचेगा क्या। दूसरा, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ चीन के डिफ्लेशन का, जो अभी हम बात कर रहे थे। वहाँ पर कीमतें लगातार गिर रही हैं, वहाँ पर भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है। चीन को आप लाल झंडे वाला देश समझ के आप वामपंथी कह सकते हो, लेकिन वो मार्क्सवादी विचारधारा का देश नहीं है, वो एक पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी मॉडल उसने अपनाया है, हालांकि पूंजीवाद को सरकारी नियंत्रण के अंदर रखा गया है। वहाँ पर भी डिफ्लेशन आ गया है, लोग खर्च करने के बजाय पैसा जोड़ रहे हैं और उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया फ़ायदा क्या, मैं कुछ खरीद लाऊंगा टीवी, कल के दिन कुछ हो जाए, कल के दिन कोविड आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नौकरी चली जाए। अब तो नौकरियां भी निश्चित हो गई हैं, सारी दुनिया में पूंजीवादी सरकारों ने नौकरी से निकालने को आसान बना दिया है, तो उसमें लोग अब पैसा भविष्य के लिए ज़्यादा जोड़ने लगे हैं। नतीजा ये हुआ है कि 4 अरब डॉलर यानी 3.56 लाख करोड़ चीन की सरकार, भारत में भी यही हो रहा है, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में खपत कम हो रही है। इसके आंकड़े हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। छूट सिर्फ अमीर तबके को दी जा रही है, 12 लाख तक के टैक्स को छूट दे दी गई। इसमें गरीबों के लिए राहत नहीं है, घरेलू बाजार से भी उतनी राहत नहीं मिल रही है। और एक सच्चाई ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, जैसे जीएसटी वगैरह, और उसकी मार गरीब तबके पे पड़ रही है। एक वक्त ये था कि अमीर लोगों पे मोटा टैक्स लगता था, जो इंदिरा गांधी का दौर था, लोग कहते 95-98% तक टैक्स लग जाता था अमीरों पे। अब स्थिति बदल गई है, अब जो छोटा आदमी है वो बचत ही नहीं कर रहा है। अगर एक आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है महीने का, तो पूरा खर्च कर दे रहा है और उस पर वो जीएसटी दे रहा है, सारे पैसे सारी कमाई पे दे रहा है। अमीर आदमी जो है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो बचत कर रहा है। खैर, अब हालत यह है कि कंपनियां बेकार पड़ी हैं, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, हम सब देख रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, जनता के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं। अगर नौकरी नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स, जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को भी सरकार ठेकेदार कल्याण योजना में लगा रही है, उस पैसे को सरकार प्रोजेक्ट में लगा रही है ताकि पूंजीपति और इंडस्ट्री के पास पैसा जाए। और प्रोजेक्ट में भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसी तरह से तमाम तरह की बातें हैं, जैसे कम आय वर्ग वाले पे अगर सरकार टैक्स कम कर दे, टैक्स स्लैब को लचीला बना दे और जीएसटी पे एक्साइज ड्यूटी को कम कर दे, तो हालात कुछ बदल सकते हैं। खैर, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है, दोबारा से आज के हालात से हम फिर एक फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया में पैसा अब पूंजीपति को दो, सरकार अपना पैसा पूंजीपति को दे दे, वो उससे कारोबार करे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी सीधी थ्योरी लिखती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल दुनिया में आए तो ये थ्योरी फेल हो गई। कैसे हो गई? 80 के दशक से लेकर अभी तक अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने जब इस नीति को अपनाया तो बड़े उद्योगपतियों को टैक्स से छूट दी गई और उनके लिए सरकार ने अपने खजाने खोल दिए। नतीजा क्या हुआ कि वो कंपनियां अब पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय अपना मुनाफा बढ़ाने पे लगी हैं, अपने शेयर बाईबैक करती हैं, कभी कुछ करती हैं वगैरह वगैरह। अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। मैंने आपको बताया कि 9% लोगों के पास जितना पैसा है उतना 1% लोगों के पास है। मध्यम वर्ग सिकुड़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, एक तो बात हुई ये वाली खपत कम होने की, दूसरा जब खपत कम होती है तो सरकार के पास पैसा वैसा आता नहीं। जब आपके पास में पैसा नहीं आएगा, जब लोग खरीदेंगे ही नहीं सामान,
तो उद्योग भी उस तरह से कमाई तो कर नहीं पाएंगे, और जो कमाई हो रही है ऊपर ही ऊपर हो रही है, क्योंकि वो पैसा नीचे नहीं आ रहा है। तो सरकार को क्या करना है? सरकार को तो पूंजीवाद को बढ़ाना है, उनका माल बिकवाना है। अब उनका माल कैसे बिकवाएं? तो बोले एक काम करो, जनता के पास पैसे नहीं, हम इनको पैसे दे देते हैं। कैसे पैसे दे देते हैं? तो हमने एक बबल जनरेट किया, जबरदस्ती मंदी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों से कहा कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं है, कल कमाओगे, परसों कमाओगे, वो पैसा आज दे दो हमको। इसके लिए ईएमआई और दूसरी व्यवस्था की गई, लोन की व्यवस्था की गई, और ये कंपनियां उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के बजाय ये तरीका कृत्रिम तौर पे बाजार को बढ़ाने का सरकारों का एक उपक्रम देखा गया। सरकार आर्टिफिशियल तरीके से बाजार को बढ़ा रही थी, और उस प्रोसेस में आया ये लोन वाला सिस्टम। सस्ते लोन मिलते हैं, बाजार बढ़ने लग जाता है। 2000 में .com बबल आया, इंटरनेट स्टॉक्स, हर आदमी अपना इंटरनेट लेके आ रहा था। क्या हुआ? बबल फट गया, इंटरनेट का वो पूरा का पूरा जो गली गली साइट खुल रही थी ख़त्म हो गई। उसके बाद 2008 का हाउसिंग क्राइसिस आया अमेरिका का, ये अमेरिका की बात हो रही है। उसमें भी रियल एस्टेट बूम आया, फिर पूरा सिस्टम गिर गया, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से बूम किया गया था। और 2022-23 में भी टेक और क्रिप्टो बबल आया, 2023 में वो भी फूट गया। भारत में अगर आप आए अपनी आंखों के सामने, 2010 से 18 के बीच में रियल एस्टेट सेक्टर में आग लगी हुई थी। क्यों? एक बबल लाया गया कृत्रिम, फाइनेंस करो, पैसा दो, लोगों को लोन दो, लोगों ने मकान खरीदे। 23-24 में मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करोगे, लोगों की उतनी इनकम बढ़ेगी नहीं, तो प्रोडक्ट तो बिक जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, उनका दाम भी बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ने पे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 23-24 में मिडिल क्लास के औकात से बाहर हो गया कि वो मकान खरीद ले, और ब्याज दरें और प्रॉपर्टी के दाम दोनों बहुत बढ़ चुके हैं, और स्टार्टअप कंपनियों के लोन बहुत सस्ते दाम पर मिल रहे थे। अब 90% स्टार्टअप घाटे में चल रहे हैं, यानी कंपनियों को पहले स्टार्टअप को लोन बन दिया। कुल मिला के सरकार आर्टिफिशियल तरीके से अपना एक चरण में डिमांड के मामले में घुस गया मामला। धन का केंद्रीकरण हो चुका है, आप इस सीन को समझिए, उस मार्क्स पे चले जाइए। धन का केंद्रीकरण हो चुका है, पैसा 1% लोगों के पास जा चुका है। अब 99% पैसा 1% लोगों के पास। अब उनको तो कमाई करनी है, उनको तो वो जिनके पास 99% पैसा चला गया है उनको तो और पैसा चाहिए, तो और मिले तो बैंकों के खजाने लोन के तौर पे दे दो और आर्टिफिशियल बबल लाओ। ये भी वो लिख के गया था। बबल आया और उसी के साथ बबल भी फ्यूज हो गया, आप अलग अलग सेक्टर में देख सकते हो। यानी एक ये भी तरीका जो था, ये पैसा भी सीधा का सीधा वो 99% वालों के पास चला गया। जो भी पैसा है उठाओ वहाँ भेज दो, ये पैसा भी वहाँ जा चुका है। अब आती है बात अगली, फ्रेंचाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आ गया। यानी अब नेचुरल जो तरीके से आप उत्पादों का खपत नहीं बढ़ा पा रहे हो। चीन जैसे लोग, जो सरकार लोगों को पैसा दे रही है, कब तक टिकेगा पैसा भाई? ये तो एक सारी की सारी गंगा यमुना जो है हिंद महासागर में जा रही है, क्योंकि आपने व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है। और इकोनॉमी जो है पूंजीवाद के कारण असली इकोनॉमी से फर्जी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। कैसे? 50 से लेकर 80 तक मशीन, कार, टेक्सटाइल वगैरह बनाया करती थी कंपनियां, यानी असली चीज़ें बनानी थी। अब क्या हो गया है? अब शेयर बाजार हो गया, मर्जर, अधिग्रहण, बाईबैक, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। इससे पैसा बन रहा है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने ही प्रोडक्ट शेयर बाईबैक कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा कमा रहे हैं। अमेजॉन, फेसबुक 2022 में लाखों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है, लेकिन उनके मालिकों की संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। भारत में भी रिलायंस, टाटा जैसी कंपनियों का मुनाफा तेज़ी से बढ़ा है। अडानी साहब का तो रॉकेट लग गया है, नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। ये सारे के सारे निष्कर्ष आपको बताते हैं कि हम धीरे 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 पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। मार्क्स ने क्या कहा था, जो हम उस फिलॉसफी में जाएं, मार्क्स ने कहा था कि साहब धीरे धीरे करके जो है क्रांति होने लगेगी। तो क्या क्रांति के हालात बन रहे हैं? क्रांति ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि एक और फिलॉसफर हुआ व्लादिमीर लेनिन। आज ये लाल कपड़ा पहन के आए हो, मार्क्स की बात भी हो रही है, पब्लिक जो है
बहुत सारे लोग कहेंगे वामपंथी वामपंथी, लेकिन ये फ़िलॉसफी की बातें, ये कोई भी पंथ वाला यही बात करेगा, क्योंकि ये जो है वो है। अब हम उसकी फ़िलॉसफी की बात करें, खैर, तो उसमें क्या होगा कि सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनको अब वो अपना सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं करेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूंजीवाद की व्यवस्था में सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन मध्यम वर्ग गरीबों को राहत दे दे, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश किया जाए, उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा की जाएं जिससे लोग खुद खर्च करने में सक्षम हो, तो आप इससे बदल सकते हो, बचा सकते हो। अब क्या इस जगह पे आज क्रांति वाले हालात बन रहे हैं, इसको समझने के लिए हम पूरी दुनिया को देखते हैं। फ्रांस से शुरू करते हैं। फ्रांस में रिटायरमेंट की एज 62 साल से 62 साल से बढ़ाकर 64 साल कर दी गई। सरकार का मकसद ये था कि लोगों से 2 साल और काम कराओ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, कामगार उस तरह से मिल नहीं रहा था। जनता सड़क पर उतर आई। अमीर वर्ग को टैक्स में छूट मिल रही है और गरीब को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। मजदूर वर्ग सड़कों पर उतर आया। कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की ये जो रणनीति सरकार की थी और उसके जो नियत थी, उसका विरोध हुआ और मजदूर वर्ग सड़क पर आ गया। बुजुर्ग बुर्जुआ के खिलाफ फ्रांस दोबारा बढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कि 2023 में अभी साल 1.5 साल हुआ है, पेंशन की उम्र बढ़ा के 62 से 64 की थी फ्रांस में। मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाया था, और वहाँ लोग सड़कों पर उतर आए और वो कहते थे कि हम ज़्यादा समय तक काम क्यों करें, हमको भी आराम करने का हक है। और जो बुर्जुआ है यानी पूंजीपति है, उसके खिलाफ मजदूर सड़क पर उतर आया और इसको पूरी दुनिया में एक उदाहरण के तौर पे देखा गया। अमेरिका में अमीरों के खिलाफ, अमेरिका जो पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियंस के खिलाफ देश माना जाता है, ट्रेड यूनियंस का आंदोलन हुआ 23-24 में। मजदूर संगठनों की ताकत वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है। अमेजॉन, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स, फोर्ड, हॉलीवुड राइटर्स, इन सब ने बड़ी बड़ी हड़तालें की और आजकल वहाँ पर इलॉन मस्क के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज ही बड़ा प्रदर्शन हुआ है वहाँ पे और कह रहे हैं इनको बाहर निकालो, ये फासिस्ट लोग हैं, ये पूंजीवादी लोग हैं, वगैरह वगैरह। आम जनता ऐसे लोगों के खिलाफ आ रही है जो मुनाफा बढ़ाने के लिए आम लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब मालिकों का मुनाफा इतना बढ़ा है अमेरिका में, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है। 2003 में हॉलीवुड के जो राइटर्स हैं और एक्टर्स हैं, उन्होंने 6 महीने हड़ताल की है आर्थिक असमानता के खिलाफ। ईट द रिच, अमीरों को ख़त्म करो का नारा अमेरिका में चल रहा है कि ये अमेरिका को, इनको ख़त्म करो क्योंकि ये हमारी मुसीबतों की जड़ है। आज भी हमारे जो आंदोलन हुआ है उसमें एलोन मस्क के खिलाफ हुआ, उसमें कहा गया, लोग प्ले कार्ड लिए हुए थे कि अगर कोई अल्पसंख्यक है और सब पे राज कर रहा है तो वो पूंजीपति है। ये एक तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे टैक्स द रिच, अमीरों के ऊपर लोन लगाओ। जो वहाँ के अलग अलग सेक्टर से सीईओ हैं उनकी बहुत सारी सैलरी बढ़ी है, वो कैसे बढ़ गई, और ये खुलकर एक विरोध वहाँ पर हो रहा है। अमेरिका से आए अर्जेंटीना में महंगाई और मंदी से लोग गुस्से में थे और पूरी राजनीति बदल दी वहाँ की जनता ने। हाइवर माइले को जो है राष्ट्रपति बना दिया, जो पूंजीवाद विरोधी हैं और क्रांतिकारी माने जाते हैं, यानी मजदूरों को लगा कि ये आदमी क्रांति कर सकता है। और वहाँ पर IMF जैसी संस्थाएं जो पूंजीवाद के टेंटिकल्स हैं, उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। ज़बरदस्त विरोध वहाँ पर हो रहा है। इसी के साथ भारत में किसान आंदोलन को भी पूरी दुनिया में इसी तौर पर देखा जा रहा है कि जो कॉरपोरेट समर्थक सरकार की कृषि नीति थी, जो किसान कानून 3 हमारे यहाँ आए थे, जो अमीरों और पूंजीपतियों के हाथ में पूरी की पूरी खेती को खींच लेने का एक तरीका था, एक प्रयास था, उसके खिलाफ किसान इकट्ठे हुए। 1 साल तक लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। किसानों का कहना था कि पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून वापस लो। आखिर में सरकार को वो वापस लेना पड़ा अपना। ये सारे के सारे लक्षण हर जगह पे, चीन का देखिए, चीन में पूंजीवाद जो है कमज़ोर हो रहा है। अब अगर आप सोचें तो पूरी दुनिया मार्स की जो भविष्यवाणी थी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है।
मजदूर और मध्यम वर्ग में असंतोष है। पूरी दुनिया में मिडिल क्लास और मजदूरों में असंतोष है। अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ चुकी है, जितना मार्क्स बोल के गया था उतनी बढ़ चुकी है। थोड़ी कसर बची है, जो मिडिल क्लास है, जिस दिन ये भी चूस लिया जाएगा उस दिन असली मुकाबला होगा। ऐसे ही हालत रहे तो 10-20 सालों में मार्क्स की भविष्यवाणी सही हो सकती है, ज़्यादा नहीं, 10-20 साल। कैसे? अब बचा क्या बताओ? हमारे पास लंगोटी बची है, बस वही छीन लो। जो अपर मिडिल क्लास दूसरे लोग हैं, जो हमारा पूरा आंकड़ा आप कई बार आप जानते हैं 10% लोग के पास कितना पैसा है, 1% का पूरा अपन वीडियो बना चुके हैं। तो कुल मिला के हर तरफ से जो एक माहौल बन रहा है, वो माहौल एक संदेश बड़ा स्पष्ट दे रहा है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसी खतरनाक जगह पे बढ़ रही है जहां पर जाने से रोका नहीं गया तो तबाही आ जाएगी। और इसीलिए अगर भारत को बढ़ाना है, देखिए आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी वो अपनी बताते रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, तो उनका जो एकात्म मानवतावाद है या मानववाद है, वो हमेशा से पूंजीवाद का समर्थक नहीं रहा है। आरएसएस की फिलॉसफी मिक्स इकोनॉमी की समर्थक है। ना तो वो पूंजीवाद के पक्ष में रही है, ना वो समाजवाद के पक्ष में रही है। लेकिन आप देखिए कथनी और करनी का एक अंतर, कि जब वो सबसे ज़्यादा पावर में हैं, जब सबसे ज़्यादा शक्ति उनके पास में है, उनके पास सरकार है, 10-11 साल से इस देश की सरकार चला रहे हैं, तो उनकी सरकार सबसे ज़्यादा ताकत लगा के पूंजीवाद को पुश कर रही है। इससे ये पता लगता है कि पूंजीवाद इतना पावरफुल है कि सरकार में कोई भी आ जाए उसको वो अपने साथ हाँक लेता है, और कम से कम जो कमज़ोर विचारधारा है उनके लिए तो बहुत आसान है। तो जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, वो ये हमको पता लगता है कि 1867 में एक आदमी जा चुका है, और जो लिख गया था उसको अक्सर लोग कहते थे कि ये कभी नहीं आएगा, इसके कभी हालात नहीं दिख रहे आने के, लगता नहीं है इसका कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, सपना देखो, ये सब हम लोग कहते हैं वामपंथियों को, हम भी कहते हैं। लेकिन इसको देखकर, जो हालात को देखकर, ये जो एनालिसिस मैंने आपके सामने किया, उसको देखकर लगता है कि 10-20 साल तो छोड़ो खैर, लेकिन 40-50 साल तक मुश्किल से पूंजीवाद अपने आप को खींच पाएगा। इसीलिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, पॉपुलेशन कम करने की बातें हो रही हैं, दूसरी बातें हो रही हैं, जो भी है खैर। बहरहाल लेकिन जो पूरा घटनाक्रम दिख रहा है, जहाँ रूस को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, आप ट्रंप को देख लीजिए, पूरी पूंजीवादी व्यवस्थाएं ब्लीड कर रही हैं, रिस रहा है खून पूंजीवाद से, और अपनी सबसे बुरी स्थितियों में है। उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है, कंपनियां तरह तरह से लूट के लोगों से पैसे ले रही हैं। ये भी कब तक कर पाएंगी? उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके ज़रिए आप समझ पाए होंगे कि दुनिया के आर्थिक हालात क्या हैं। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।